जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक फिर नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो है सेशन चल रहा है एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक के सॉल्यूशन के लिए। तो भाई आज हम आप लोगों से क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 160 तक के जो क्वेश्चन है वो आज इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी दोस्तों इकोनॉमिक्स की, उस क्लास में हमने 120 तक के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें यदि हम बुक में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि बात करें तो इसमें टोटल आपके 204 क्वेश्चंस आपके इस बुक में प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए दिए गए हैं। और वे उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस हम पेज बाय पेज एक एक क्वेश्चन करके हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो आज आपके 160 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के जो आपके शेष क्वेश्चंस जो रह जाएंगे आपके लगभग 40-42 क्वेश्चन जो आपके शेष रहेंगे उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और यदि हम बात करें कल की क्लास को, तो कल ये आपका जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स वाला, ये चैप्टर आपका कल पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये बात समझ के चलिएगा आप लोग कि आपका जो जीके का जो पोर्शन है एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की बुक का बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों की कमेंट आई थी कि सर इस सेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो। तो भाई आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करो, बहुत ही जल्द आपका ये सेशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बात होगी वो डायरेक्टली अपने इस सेशन की स्टार्ट करने के लिए होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आता होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। भाई देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको देखो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका बुक का सॉल्यूशन जो है ये एक तरीके का रिवीजन करना है। तो इससे क्या है, इससे आपका क्विक रिवीजन होगा, जिससे कि आपकी जो बुक है, आप जैसे नॉर्मली बुक को पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। इससे क्या रहेगा, वीडियो के माध्यम से आपका पूरी बुक का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जब आप इस वीडियो को दोबारा से दोगुनी स्पीड में देखोगे तो दोबारा से आपका इसका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, जो भी आंसर होगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। और यही क्वेश्चन आपका जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी 27 फरवरी को, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद को तैयार करना, उद्योगों की सहायता से सेवाएं प्रदान करना, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या फसलें उगाना या पशुधन पालना। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कच्चे मालों से परिष्कृत उत्पाद को तैयार करना। ये आपके द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब यदि हम बात करें कि द्वितीय क्षेत्र में आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यदि आपको पता होगा कि द्वितीय क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं तो आप उनके जो आंसर है आसानी से बता पाओगे। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके मिट्टी के बर्तन बनाना, ये मिट्टी के बर्तन बनाना ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये आप कहोगे सर द्वितीय क्षेत्र। हस्तशिल्प निर्माण, हस्तशिल्प निर्माण का मतलब जिस चीज़ों का निर्माण हम हाथों से करते हैं। कपड़ा, जो कपड़ा भी हाथों से ही बनता है। मिलें जो होती हैं, स्टील है, रासायनिक पदार्थ हैं या प्लास्टिक आदि का बनाना, ये सभी आपके द्वितीय क्षेत्र की दोस्तों गतिविधियां हो जाएंगी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में हरित क्रांति के बारे में पढ़िएगा। देखिए, हरित क्रांति के बारे में आपको यहाँ से दो कथन दिए गए हैं मेरे भाई। यहाँ से आपको दो कथन दिए गए, कौन कौन से, देखो पहला कथन है कि यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। मैंने आपको बताया भी था इससे जो पिछली क्लास हुई थी कि हरित क्रांति के भारत में जो जनक है वो हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। यदि आपके विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, जो कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह आपकी जो है पहली आपकी जो ये कौन सी परियोजना है आपकी, जो एक कौन हरित क्रांति जो परियोजना है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। सेकंड कह रहा है कि इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों से ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और अवसंरचना और कच्चे माल पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण भी इसमें शामिल है। भाई ये भी वाला कथन कैसा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका कृषि आधुनिकीकरण भाई इसमें शामिल किया गया है, तभी तो इसको हरित क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ से ए और बी दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो क्या होगा भाई, आप कहोगे सर ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जा सकती है। हम कैसे जानेंगे कि आप गरीबी रेखा को मतलब निरूपित करते हैं, कैसे निरूपित करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि आप गरीबी रेखा पर आते हैं।
धार्मिक विचारधारा से भाई गरीबी रेखा आप नहीं बता सकते हो। आय और उपभोग का स्तर, जी हाँ बिल्कुल सही है कि आपकी इनकम कितनी है और आपका उपभोग का जो स्तर है वो कितना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के पहुंच से लेकर आप गरीबी रेखा नहीं बता पाओगे, शिक्षा की गुणवत्ता से भी नहीं पता चलेगा। ये पता चलता है आपकी इनकम और आपके उपभोग स्तर को लेकर आप किस गरीबी रेखा के आमतौर पर आते हो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो आगे चलिएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि भारत में गरीबी रेखा का जो अनुमान है वो आपके प्रत्येक 5 साल में सामान्य रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है। यदि मैं आपसे से बात करूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, तो याद रखिएगा ये होगा 1950। कब होगा मेरे शेर? आप कहोगे सर 1950 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में बन सकता है। आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पाद बढ़ाना, भूमि सुधार लागू करना, व्यापारिक फसलों की कृषि को बढ़ावा देना या जैविक कृषि को बढ़ावा देना। तो आप क्या कहोगे सर? इसका जो मेन उद्देश्य था वो था विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, विशिष्ट जिलों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना या बढ़ावा देना। नेक्स्ट, गहन कृषि एक आधुनिक कृषि प्रणाली है, इसे औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है, जिसमें हम कृषि के बारे में थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते हैं। गहन कृषि के तहत में देखो मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति के अंतर्गत आपकी 2 प्रमुख फसल आती हैं, जिसमें से आपका आता है धान और दूसरा आता है गेहूं। ये सहित अन्य आपकी खाद्यान्नों की दोस्तों क्या की जाती है? खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 125, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो आप कहोगे सर वो थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी मेरी शेर? तो आप कहोगे सर 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या था कि लोगों को रोजगार मिल सके, और इसी के अंतर्गत क्या कहा गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि, मैंने आपको हर बार बताया है कि जितनी भी आपकी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक की आपको सभी की समयावधि याद कर लेनी है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं 100% लिख के ले लो कि इस बार जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में, यहां से क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ हर एक शिफ्ट में, एक आध शिफ्ट हो जिसमें ना पूछे, लेकिन मैक्सिमम शिफ्टें जो भी होगी आपकी उनमें आपकी पंचवर्षीय की समयावधि जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा भाई। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनको अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लो और सारी पंचवर्षीय योजनाओं की जो डेट है, समयावधि है, उनको लिख के याद कर लो। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए मुख्य कार्यक्रम, जैसे आपकी स्पीड पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी 1986 में, सेबी की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ भाई इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, सेबी की स्थापना पूछी जा चुकी है एग्जाम में। सेबी की स्थापना 1988 में, और जवाहर रोजगार योजना ये आपकी 1989 में। 86, 88, 89 ये तीनों याद रखो, स्पीड पोस्ट, सेबी, सासे स्पीड पोस्ट, सासे सेबी, और जवाहर रोजगार योजना 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? व्हाइट गुड्स का उदाहरण है, तो भाई व्हाइट गुड्स किसका कहते हैं? जो आपकी एयर कंडीशनर एलईडी लाइटें होती है। भाई यदि मैं आपसे बोलूं कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलईडी, इसका जानते हो क्या होता है? ये भाई आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। क्या कहते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, तो आप लोग इसको बता देना मेरे भाई। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो एलईडी होता है इसको क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें, इसको हम व्हाइट गुड्स के उदाहरण के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाइट गुड्स होता क्या। भाई देखो, व्हाइट गुड्स जो होता है ये आपके जो घरेलू उपकरण होते हैं उनको कहा जाता है, जो बड़े बड़े घरेलू उपकरण होते हैं। जैसे व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आपका जो घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाता है, एयर कंडीशनर जैसे कि आपका एसी। एयर कंडीशनर किसको बोलते हैं? एसी को। जो हमारे घरों में एसी लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर कहते हैं। तो एयर एसी हुआ, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज वगैरह हुए, ये सभी आपके व्हाइट गुड्स घरेलू आपके जो उपकरण हैं इनके अंतर्गत आते हैं। एक विस्तृत श्रृंखला में विभिन्न रंगों में खरीदने के उपरांत भी इन्हें व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है। आगे चलिएगा भाई अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या क्या है कि कौन सा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन,
तीव्र आर्थिक विकास। अच्छा, आर्थिक विकास होगा तो भाई बेरोजगारी नहीं फैलनी चाहिए। ये कह रहा है कि बेरोजगारी का कारण पूछा, ये नहीं होगा। अच्छी शिक्षा व्यवस्था से बेरोजगारी थोड़ी फैलेगी। यदि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी तो भाई बेरोजगारी कम होगी। धीमी जनसंख्या से बेरोजगारी नहीं होती है। तो भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कि किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। क्या होता है भाई? प्रवासन हो जाएगा, जो कि बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण हो जाएगा। तीनों तो बिल्कुल गलत हैं भाई, आप आसानी से बता सकते थे। बहरहाल अपना ये आपने ये इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी के अन्य क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि तीव्र जनसंख्या में वृद्धि होना। अब भाई जब जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगी तो रोजगार के अवसर भी कम मिलेंगे। नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा सही से ना मिलना और निम्न कौशल स्तर। जबकि उच्च कौशल स्तर होना चाहिए, ये कह रहा है निम्न कौशल स्तर। ये सभी क्या है? ये बेरोजगारी के कारण हैं या लक्षण कह सकते हो। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में दोस्तों 31 करोड़ प्रवासी थे, लेकिन जब 2011 में इनकी जो जनसंख्या बढ़कर कहाँ पर होगी? 45.3 करोड़। अब आप ये बताओ, जो उस समय 2001 से पहले कंपटीशन कितना था? तब जनसंख्या 31 करोड़ थी, और अब देखें भाई 2011 के अनुसार तो भाई केवल 10 सालों में, क्योंकि 10 साल के बाद आपकी जनगणना होती है, तो लगभग 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो 10 वर्ष के अंतराल में 31 से लेकर हम 45 करोड़ तक की सीमा पर पहुंच गए। तो भाई धीरे-धीरे क्या हुआ? भाई धीरे-धीरे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती गई और चीन को पछाड़कर आज भी दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबसे आगे है। आगे है जनसंख्या में, लेकिन उतना ही बेरोज़गारी में सबसे पीछे भी है, क्योंकि भाई बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। तो बेरोज़गारी का मेन कारण क्या है? तो वो है आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या और शिक्षा का निम्न कौशल स्तर होना, और साथ ही साथ आपकी नियोजन की विफलताएँ। ये सभी क्या हैं? बेरोज़गारी के सबसे ज़्यादा कारण हैं। और बेरोजगारी के कारण के साथ-साथ इसमें अब तो भई आपका राजनीतिक भी प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। चलिएगा अभी आगे चलते हैं। भारत में कुल प्रवास का 99% आपका इसमें घरेलू प्रवास भी आता है। क्या आता है? 99% घरेलू प्रवास। भारत में कुल प्रवास का, यानी कि जो रहने वाले स्थान हैं, उनका 99% घरेलू प्रवास है। चलिएगा भई अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 128। उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक हमने आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जो भी सिखाया है, अपने आप में पर्याप्त था और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 128, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाया जाता है? ये एक तरीके से एक आपका फॉर्मूला है, जो कि आपका एनएनपी और जीडीपी को लेकर है। जैसे कि आपका जो राष्ट्रीय सकल उत्पाद, वो तो आप जीडीपी हो गया, और जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, और जो आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है एनएनपी, जिसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो भाई इनमें से क्या घटाते हैं? तो उसको घटाने के लिए बोल रहे हैं, तो घटाओगे तो क्या होगा भाई? हानि होगी, यानी कि हास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी बराबर जीएनपी, ये एनएनपी है। और जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, वो घरेलू उत्पाद वो जीडीपी होता है। ये आपका जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसको क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसको कहते हैं एनएनपी। ये याद रखना भाई, ठीक है। तो जो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, ये ठीक है, फॉर्मूला आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है। जीएनपी जो होता है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जो कि देश के नागरिकों के द्वारा प्रदान करने वाला श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का मूल्य है। जीएनपी बराबर होता है कि जीडीपी प्लस विदेश में नागरिकों द्वारा अर्जित की गई आय, और उसमें से जो आपका विदेशी नागरिक द्वारा जो इनकम होती है उसको माइनस करने से हमें जीएनपी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। भाई देखो, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 129। भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, और स्पेशली ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी बहुत पूछता है। आप चाहो तो भाई इसको देखो, एसएससी जीडी में तो ये आया ही है 2024 में। अब ये मत सोचना कि 2025 के एग्जाम में नहीं पूछेगा भाई, 100% चांस है कि ये पूछ लेगा। 100% चांस है कि नाबार्ड का या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो नाबार्ड की कब शुरुआत की गई ये पूछ लेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि नाबार्ड किस वर्ष, नाबार्ड को MIRAD है, जिसको बोलते हैं मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो वो है आपका 1987। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1987 में इसको मंजूरी दी गई थी। अब पहले हम बात करेंगे भी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। अभी देखो, नाबार्ड से संबंधित चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ से आपके नाबार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको नाबार्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा। तो नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछेगा तो बता देना कि 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब
कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। सेकंड, कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस समिति के दौरान हुई थी या किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो आप कहोगे सर ये है आपका शिवरमन समिति की सिफारिश के दौरान। कौन सी समिति भाई? शिवरमन। अब एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा नाबार्ड से रिलेटेड, लेकिन पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो बता देना 12 जुलाई 1982। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो आप कहोगे सर शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तीसरा पूछेगा कि जो शिवरमन समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी, क्यों? क्योंकि इसके दौरान आपकी नाबार्ड की सिफारिश की गई थी। तो आप ये भी पूछेगा कि शिवरमन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी आप बताओगे सर 30 मार्च 1979 को शिवरमन समिति की स्थापना की गई थी। अपनी कॉपी में भाई इन चीज़ों को लिख लेना है। जितने अभी समय है तो नोट्स बना के आप अभी रिवीजन करने का मौका मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 4 मंथ का समय है, तो अभी टाइम है। तो अभी जितना ज़्यादा हो सके आप अपने नोट्स बना के उनका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे भाई। चलो आगे क्या दिया गया है? नाबार्ड का मुख्यालय, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा नाबार्ड का जो मुख्यालय ये मुंबई में है। मुख्यालय बहुत पूछेगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। क्या है भाई? मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है ये क्या है? नाबार्ड किससे है भाई? ये आपके क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंकों हैं इनको भाई क्या करता है? इनको भाई कर्ज देता है, कह सकते हैं तो इनको ऋण प्रदान करता है। भाई जो लोग होते हैं कृषि क्षेत्र से जो आपका ऋण लेते हैं, ये किससे लेते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड से ही लेती है। ये काम जो कौन करता है? नाबार्ड ही इनका काम करता है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 130। कह रहा है कि सरकारी रिक्त स्थान सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय, यानी कि जो मिला और उसमें जो हमने खर्च किया आगामी वित्तीय वर्ष। सुनने में कुछ ऐसे शब्द हैं, जब भी आपसे अपेक्षित प्राप्ति और व्यय, जब जहां कहीं पर भी प्राप्ति और व्यय ये दो शब्द ऐसे हैं तो समझ लेना वहां पर बजट की बात की गई है। वहां पर बजट की बात की गई है। ये चाहो तो आप एक ट्रिक मान सकते हो या फिर आप कुछ भी मान लो, लेकिन यहां से एक चीज बस इतना याद रखो, ये शब्द दो ऐसे हैं, ये हमेशा बजट को निरूपित करते हैं, प्राप्ति और व्यय। अब आगे पढ़ो कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन तो एकदम आसान हो गया कि यदि जिसको ये क्वेश्चन आता भी नहीं होगा वो भी कर लेगा। कैसे? क्योंकि प्रश्न में ही आंसर दिया गया है। कैसे? कि किए के लिए सरकार की बजटीय नीति, बजटीय नीति यानी कि अर्थात बजट की बात हो रही है। बजट की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर सी लगाओगे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो। सरकारी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो वित्त वर्ष के लिए सरकार के प्रस्तावित राजस्व प्राप्तियों और उनके व्यय को प्रस्तुत करता है, और देश के जो वित्त मंत्री है वो आमतौर पर बजट पेश करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ गया, जानते हो क्या? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर आपको यहाँ से फंसाना चाहेगा। क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा? पूछेगा कि बताइएगा कि आमतौर पर बजट कौन पेश करता है? भारत का राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। तो भाई कौन करेगा? तो आप कहोगे सर वित्त मंत्री, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि देश के वित्त मंत्री आमतौर पर बजट पेश करते हैं। तो बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री, याद रखना। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। ये भाई क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, नहीं तो फिर कहोगे कि आपने बताया नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था? तो वो है दोस्तों भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर आवास ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, या कृषि सहकारी समितियों का समर्थन करना। तो देखो यहाँ पे बात हो रही औद्योगिक विकास को लेकर। तो जब भारी उद्योग बढ़ेंगे तभी तो आगे आपकी जो बैंकों की स्थापना की जाएगी। भाई आप बताओ, जब उद्योग बढ़ेंगे तभी तो आगे बैंकों की स्थापना की जाएंगी। तो इसका आंसर होगा भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अभी मैं आपसे बात करूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आईडीबीआई। क्या बोलेंगे भाई? आईडीबीआई। आप लोगों ने आईडीबीआई बैंक के बारे में जरूर नाम इसका सुना होगा, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में किया गया था, और 1976 में आईडीबीआई का स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। किसको किया गया था भाई? केंद्र सरकार यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको हस्तांतरित कर दिया गया था।
आगे दिया गया कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना ये किस युवा है। भाई ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो भाई मैंने उसको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1951 से आरंभ हुई थी। कब से आरंभ हुई थी? तो आपको सर 1951 से। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यदि आप हमारी रेगुलर क्लास से जुड़े रहते हो, डेली क्लासेस को करते हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी जब वीडियो को पूरा देखा होगा। भाई वो मैंने आपको बताया था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन से पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। और जो जोसेफ स्टॉलिन ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो आपके कौन है? वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष। क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप कहोगे सर भारत का प्रधानमंत्री। और 2015 में इसका नाम था योजना आयोग, फिर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन। और 1969 में MRTP अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, प्रमुख उद्योगों को एकाधिकार को बढ़ावा देना, या फिर बाकी के ऑप्शन दोस्तों आपके दो यहाँ पर दिए गए हैं। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना, या फिर मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना। तो क्या होगा मेरा आंसर? तो आपको अक्सर ऑप्शन नंबर सी कर देना, एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट दिया कि MRP अधिनियम 1973 में 1969 में लागू किया गया था। जो ये MRTP एक्ट था ये आपका 1969 में लागू किया गया था। और यह कानून जो है ये निश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि आर्थिक जो शक्ति है उन पे कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो जाए, यानी कि जो आपकी आर्थिक पावर है वो लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो जाए। अब भारत में इसे क्या कर दिया गया भाई? इसे निरस्त कर दिया गया और इसे 2002 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1 सितंबर 2009 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन है कि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन होता है जिसको स्टॉक चेंज कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए लोगों को संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारा पहला और दूसरा कथन दोनों अपने आप में सही है। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन SSC GD में खास तौर पर पूछा जाता है और जब भी आपको कथन टाइप का क्वेश्चन दिया जाए पहला और दूसरा, तो भाई यदि पहले पढ़ लो आ जाए तो अच्छी बात है। जब ना आए क्वेश्चन, जब आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या सही है या गलत है, यदि उसमें से सही शब्द पूछा जाए तो आप उसमें हमेशा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही वाला ही आपको ऑप्शन चुनना है। क्योंकि 99.99% चांस यही रहता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों वाला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जितना भी बुक का एनालिसिस किया है ऐसे क्वेश्चनों को लेकर, अक्सर उनमें यही ऑप्शन आपका ज़्यादातर देखने को मिला है। आगे चलते अगला क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? भाई देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, मैंने एक बात क्या बोली आपसे? बजट। जहाँ पर भी प्राप्ति की बात हो और व्यय की बात हो वहाँ पर बजट शब्द की नाम जरूर आएगा। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? राजस्व की। जब राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय, प्राप्ति व्यय इज इक्वल टू बजट और राजस्व की बात हो रही तो आप बताओगे सर राजस्व बजट होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई हमेशा चीज़ों को जरूरी नहीं है कि जब चीज़ें समझ में ही आए तभी हम इनको समझेंगे। जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो भाई उन चीज़ों को आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, या तो उन्हें रट लो या तो फिर उन्हें ट्रिक बना के याद कर लो। यही आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो भाई मैं आपको सारे ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ, चीज़ें समझा भी रहा हूँ और याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चनों को करना है और कैसे नहीं। ठीक है। अब जिसको आपको जैसा बेस्ट लगे उस तरीके से आप समझ लेना। आगे चलते हैं कि राजस्व बजट के बारे में दिया गया है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां जैसे आपका कर राजस्व और भी अन्य राजस्व होते हैं, इनमें होने वाले जितने भी आपके खर्च हैं वो आपके शामिल किए गए हैं। पूंजीगत बजट में क्या होता है? पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय, जैसे कि उधार लिया गया और विनिवेश। लंबी अवधि के लिए पूंजीगत व्यय जैसे कि संपत्ति और निवेश का सृजन, ये दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। शून्य आधारित बजट, ये एक ऐसा बजट है जिसके निर्माण का जो आधार है वो शून्य ही माना जाता है। अर्थात जब इस बजट का निर्माण हुआ था तब प्रत्येक वर्ष नए वर्ष के रूप में इसे माना जाता है। एक तो होता है आपका दीर्घकालीन बजट। यह दोस्तों वह बजट होता है जो कि एक लंबी अवधि के, भाई दीर्घकालीन,
काल क्या अर्थ होता है? समय। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा समय, बड़ा समय। यानी कि जो लंबी अवधि के लिए चला जाए वो आपका दीर्घकालीन बजट है और ये दोस्तों 5 से 10 वर्ष तक होता है। लगभग समझ के चलो 5 से 10 साल तक ये बजट आपका पेश किया जाता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करता है? क्वेश्चन नंबर 136। ये रहे ऑप्शन, एनएसएसओ, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या सीएसओ। तो आप कहोगे सर वो होता है आपका एनएसएसओ। क्या होता है भाई? एनएसएसओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ भारत की निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रत्येक 5 साल में एक सर्वेक्षण किया जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एनएसएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको सर 1950 में की गई थी। कब? एनएसएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो अब अधिकतम यदि आप देखो जो आपके कच्चे तेल है, पेट्रोलियम, उनके लाइन आपने देखो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बनाई जा रही है। क्या बनाई रही है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन। भाई हवाई मार्ग से नहीं होगा, ना ही बस है, ना ही केबल है। क्या होगा दोस्तों? पाइपलाइन। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम जो उत्पाद करती हैं या प्राकृतिक कोई गैस है, तो भाई उनका जो आपका परिवहन है यानी कि साधन है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का, तो वो आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइन के दौरान की जा रही है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही बेसिक क्वेश्चन था, बेहद आसानी तरीके से बता सकते थे। कच्चे तेल पर आमतौर पर तेल क्षेत्रों को पाइपलाइनों को ही माध्यम से रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल बात सही है भाई। अब ये बताओ, अब जैसे मान के चलो अब कोई तेल है, अब उसको पाइप ही लाइन एक इसका सबसे उपयुक्त साधन है। अब इसको ऐसा तो है नहीं कि खुले में नदी की तरह बह रहा है, ऐसा तो है नहीं, ये पाइप के ही तौर पर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? अब ये देखो भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ये आपका कहाँ पर है? तो भाई ये बेंगलुरु माना जाएगा। क्या माना जाएगा मेरी शेर? आप कहोगे सर बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु को हम भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं भाई? देखो यहाँ पे सारी चीजें आपकी दी गई हैं। भारत का सिलिकॉन वैली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ चुका है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर में जैसे आपका हार्डवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा भाई एआई का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि आईटी उद्योगों का प्रमुख केंद्र ये सभी कहाँ पर? ये सारे आपके बेंगलोर में अवस्थित हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 139, रिक्त स्थान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार। अब ये बताओ नोट कौन जारी करता है? जो आपका नोट बनता है, कोई भी नोट मान लो, चाहे 100 का नोट हो, 500 का हो या आपका 10 का 20 का जो भी नोट हो, वो नोट कौन जारी करता है? तो भाई सभी जानते हैं भाई, किसी से भी पूछोगे तो भाई वो बता देगा भाई ये तो आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भाई इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आप बताओगे सर मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की सर्वोच्च मौद्रिक अथॉरिटी जो होती है मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है और मुद्रा का जो निर्गमन जारी करने का जो आधार है ये दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। देखो कैसे, एक तो होता है आपका सिक्के, जैसे आपके 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है या 20 रुपए का सिक्का होगा। उसके बाद आप लोगों ने 1 रुपए का नोट देखा होगा भाई, 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट कौन जारी? देखो सबके अलग अलग कंडीशनें हैं। अब भाई देखो सिक्के कौन जारी करता है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है और 2 रुपए, भाई 2 रुपए का भी नोट होता है या उससे अधिक मूल्य का नोट। यहाँ पर एक कंडीशन है, या उससे अधिक मूल्य का नोट, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का। तो ये जो नोट है ना, ये कौन कौन जारी कर सकता है? जैसा कि मैं आपसे बात करूं, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइएगा कि जो सिक्के हैं, भारत में सिक्के कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ऐसा पूछेगा। तो आप कहोगे सर भारत में जो सिक्के हैं ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। जो आपका सिक्का है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का या 20 का, मतलब जो सिक्के यानी कि क्वाइंस, जो क्वाइंस होंगे भाई ये आपका जारी जो करता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अब भाई सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कैसे कॉपी में नोट्स करके लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। डैश करके लिख लेना कि भाई सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो डैश करके लिख लेना वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में ही पूछा गया है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा या आरबीआई के द्वारा? तो भाई आरबीआई मत कर देना,
नहीं तो आप कहोगे सर नोट है तो आरबीआई वही बनाएगी, तो गलत हो जाएगा। 1 रुपए के नोट की बात की गई है, स्पेशली 1 रुपए के नोट की। तो जो 1 रुपए का नोट होता है कागज़ का, वो भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जारी करता है, और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब यहाँ से एग्जामिनर 2 क्वेश्चन करेगा, जानते हो कैसे? 2 क्वेश्चन ये करेगा कि बताइएगा कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? एक तो होता है जारी करना, और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भाई मेरे सामने एग्जामों में आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, प्रैक्टिस सेट उठा के देखोगे, कहीं न कहीं ये क्वेश्चन रखे मिल जाएँगे आपको। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो आप कहोगे सर वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा 10 का 50 पर, इस पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं भाई? आप कहोगे सर वित्त सचिव के। ऑप्शन में गवर्नर भी मिलेगा, लेकिन गवर्नर गलती से भी टिक मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई, 1 रुपए की बात होगी, सिक्कों की बात होगी। अब बात हो रही है 2 रुपए के नोट की। अब या तो आपके पास 2 रुपए का नोट हो या 2 से अधिक का, चाहे 5 का हो, 10 का, 50 का, 20 का, 100 का, जो भी हो। यानी कि 2 रुपए का नोट हो या उससे अधिक मूल्य का नोट हो, उसे कौन जारी करेगा? तो वो करेगा आरबीआई। कौन करेगा भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। 2 से अधिक रुपए के जो नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करता है, और जब इन्हें जारी करेगा तो उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे भाई? आरबीआई गवर्नर इस पर हस्ताक्षर करेगा। कौन करेगा भाई? आप कहोगे सर आरबीआई के हस्ताक्षर जो होंगे वो करेगा 2 से अधिक रुपए वाले नोटों में। या तो 2 रुपए का नोट होगा तो भी आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, या 2 से अधिक रुपए के नोट के जो आपके नोट होंगे उन पर भी आरबीआई के हस्ताक्षर होंगे। अब इस पर वित्त सचिव मत कर देना, नहीं तो गलती कर दोगे, नहीं तो भाई गलत कर दोगे एग्जाम में। अब इस पर वित्त सचिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 2 रुपए का नोट है या 2 से अधिक रुपए का नोट है। अब यदि एग्जामिनर आपसे सिक्के पूछे, 1 रुपए का नोट या 2 से अधिक रुपए का नोट पूछेगा, चाहे तो भाई कौन जारी करता है पूछे या हस्ताक्षर के बारे में पूछे, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो। कोई क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको इसको भी लेकर कोई भी डाउट मन में रह गया हो। डाउट हो तो भाई पूछ लीजिएगा। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या उससे कम करने के लिए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थिरीकरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर स्थिरीकरण कहते हैं। मांग का विस्तार करना या इसे कम करना हो, इसके लिए अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को स्थिरीकरण नीति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार की गई वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या कहा जाता है? व्यापार का वॉल्यूम यानी कि आयतन कहा जाता है। यह व्यापार की गई वस्तुओं को सेवाओं की कुल मात्रा का राशि को संदर्भित करता है, और आयतन व्यापार के परिणाम या आकार का प्रतिनिधित्व करता है, और यह सामान्यतः बैरल, टन या डॉलर जैसी इकाइयों को संदर्भ में मापता है। नेक्स्ट, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है भाई वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहते हैं भाई? आप कहोगे सर वैधानिक तरलता अनुपात उसे कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात होता क्या है? यह SLR, जिसको क्या बोलते हैं? SLR, ये हो जाएगा SLR। ये न्यूनतम प्रतिशत है जो कि एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना, अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य बराबर वैयक्तिक आय प्लस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ये एक फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये बिना याद किए नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए ABCD, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C। ये देखो आपका फॉर्मूला लिखा है, इसको चाहो तो याद कर लो। ऑप्शन नंबर C कि वैयक्तिक प्रयोजक आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक आय कर सादगी माइनस गैर कर अदायगी। वैयक्तिक प्रयोजन जो होती है वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति या उसके परिवार को आयकर में कटौती के बाद जो खर्च या उसे जो बचत करनी होती है उसको व्यक्ति प्रयोजन आय कहते हैं। नेक्स्ट, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय की और उसकी जनसंख्या में भाग देकर करते हैं। यानी कि जो संख्या को भाग देंगे तभी तो किसी की देश की प्रति व्यक्ति आय हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनकम होती है वो जनसंख्या से ही होती है। प्रति व्यक्ति आय की जनगणना जो होती है वो GDP, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, या राष्ट्रीय आय की जनसंख्या में विभाजित करने की जाती है, जिसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, आपकी जो नेशनल इनकम है, बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो भाई बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं ये आती किस में? मैंने आपको बताया था, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आती है। कौन से क्षेत्र में आती हैं? तो आपको फिर ये तृतीयक क्षेत्र में ये आपकी आ जाती है। नेक्स्ट, बैंक सेवाएं अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आती हैं और प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का साधन, मछली पकड़ना, कृषि, वानिकी या दोस्तों खनन करना, ये सभी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 146, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा हो गया है? जैसे आयातित, जो आयात वाले सामान होते हैं तो वो उनका जो मेन कारण वो है क्या? प्रशुल्क। प्रशुल्कों की वजह से महंगा हो गया है। प्रशुल्क कह सकते हो या टैरिफ, आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स। जो प्रशुल्क होता है ये जानते हो कि ये भी एक टैक्स होता है, आने जाने में लगाया गया टैक्स। ये आमतौर दोस्तों आपका 5% तक होता है, जो कि किसी भी देश के द्वारा इसे घटाया भी जा सकता है और किसी भी देश के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया और बढ़ा दोनों सकते हैं। जब भी कोई देश अपने अपने आयातों पर टैक्स लगाता है या कह सकते हैं प्रशुल्क लगाता है, तो इसी कारण से संबंधित देशों को राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसको राजस्व कर कहा जाता है। भारत में किसी लघु उद्योग को रिक्त स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। भागीदारों की अधिकतम जनसंख्या, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, या कर्मचारियों की अधिकतम जनसंख्या, या निदेशकों की अधिकतम जनसंख्या। तो आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी इकाइयों की परिसंपत्ति पर अधिकार निवेशित की अनुमति। यहाँ पे दोस्तों इसकी व्याख्या दी गई है कि सूक्ष्म उद्योग, वार्षिक कारोबार कम से कम 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु उद्योग किसे कहते हैं? जो कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और मध्यम उद्योग होता है जो 250 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मध्यम उद्योग होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो छोटे से भी छोटा हो, वो सूक्ष्म में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो वो है आपका परमाणु ऊर्जा। कौन होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर परमाणु ऊर्जा। आपका यहाँ पे थ्योरी दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आरक्षित उद्योग हथियार, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन है। ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? आरक्षित उद्योग आते हैं, हथियार सप्लायर, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। ये सारी चीज़ें आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस का मूल्यह्रास। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंतर्गत या उससे बाहर होते हैं? तो उनको चक्रीय निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? आप कहोगे सर चक्रीय निर्धन कहते हैं। जो लोग गरीबी रेखा के अंदर बाहर जाते हैं तो उन्हें भी गरीबी चक्री कहा जाता है। और निर्धनता दो प्रकार से होती है, एक तो निरपेक्ष होती है, दूसरी सापेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष पढ़ा होगा आप लोगों ने। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित प्रकार की समयावधि में देश की रिक्त स्थान गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो वो क्या है? देश की आर्थिक गतिविधि, चिकित्सीय गतिविधि नहीं होगा, लोकतांत्रिक नहीं, रासायनिक गतिविधि नहीं, आर्थिक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था चल रहा है तो रासायनिक नहीं आर्थिक होगा भाई। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि में देश को देश की सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को उपभोग और वितरण से जुड़े सभी प्रकार के लेन देनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, कृषि उपज का वह हिस्सा है जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, उसे बाजार का अधिशेष कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? बाजार का अधिशेष कहा जाता है। बाजार अधिशेष तब होता है जब किसी वस्तु की आपूर्ति मात्रा मांग की मात्रा से अधिक होती है, यानी मांग ज़्यादा है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बजट अधिशेष तब होता है जब किसी इकाई की आय उसके खर्च से अधिक हो जाती है। खर्च कम है, इनकम ज़्यादा, तो बजट अधिशेष उसका आता है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? उसे परिसंपत्तियां कहा जाती हैं। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं जो हैं उसे परिसंपत्तियां कहते हैं। डिम्बेचर क्या होता है भाई? देखो, डिम्बेचर जो होता है ये एक निश्चित दर या समयावधि वाला ऋण पत्र होता है जो सरकार या कंपनी के द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इसको डिम्बेचर कहते हैं। नेक्स्ट, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो वो है आपकी निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना, जिससे विदेशी मुद्रा को लाने में मदद करता है। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है।
शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर CWAP तैयार किया जाता है। CWAP का फुल फॉर्म आपको बताना है, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, 2025 वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटी वाटर एक्शन प्लान। क्या होता है मेरी शेर? सिटी वाटर एक्शन प्लान, CWAP का फुल फॉर्म होता है। एक वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, यही तो पूछा है आपसे। तो वो है दोस्तों अंतिम ऋण निरूपित करता है, यानी कि अंतिम वस्तुएं निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को संदर्भित करती हैं जो अंतिम उपभोग के लिए होती हैं, ना कि पुनर्विक्रय या आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। जब निर्यात आयात से अधिक होने लगता है तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। जब आयात से अधिक ज़्यादा निर्यात होने लगता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। व्यापार अधिशेष यदि कोई राष्ट्र अपने आयात की तुलना में अधिक मूल्य का निर्यात करता है तो उसके पास व्यापार अधिशेष या सकारात्मक व्यापार संतुलन होता है। और व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करने लगे। निर्यात कम कर रहा है, आयात ज़्यादा कर रहा है, तो व्यापार घाटा होता है। राष्ट्रीय आय की गणना की अनुसार विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई क्या है? उत्पाद है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख 3 गतिविधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि को हम कह सकते हैं जहाँ से इसका उत्पादन हो, फिर उससे आने वाली इनकम और उससे किया वाला खर्च। तो उत्पादन विधि में राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के लिए रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां हैं, इनको क्या कहते हैं भाई? देशों के केंद्रीय बैंक जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसमें विदेशी मुद्रा संपत्तियां हैं, वो आपकी विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मुद्रा की बात करें तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है। इसमें ट्रेजरी बिल हुआ, बॉन्ड है और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों को भी शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न शामिल किए जाते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा है, सोने का भंडार या स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार STR जिसको कहते हैं, और आपका जो होता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF के पास रिजर्व ट्रेंच, ये भी दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने दिया गया और आज का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा कि बजट प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो वो आपका वित्तीय वर्ष होगा भाई। क्या होगा भाई? वित्तीय वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। एक वित्त वर्ष में आपके 12 महीने की एक अवधि है और यह एक कैलेंडर वर्ष भी कैलेंडर वर्ष से भिन्न है। 12 महीने की अवधि होती है लेकिन ये कैलेंडर से थोड़ा अलग होती है। और भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक काउंट किया जाता है? तो आपको सर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये तो मैंने कल भी बताया था, शायद मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बताया था। क्लियर? तो वही 160 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। और अगला जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा अगली क्लास में, इसके बारे में जो शेष क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, लगभग 40-42 क्वेश्चन और हैं, वो हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? और अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 161 से हम अपनी क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और जब इसकी कल जो क्लास होगी रात 8 बजे, जो जीके की जो कल की क्लास होगी वो आपकी इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। ठीक है? तो कल इस चैप्टर को, इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? उसके बाद आपका साइंस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपका साइंस का टॉपिक आ रहा है। साइंस के बाद तुरंत स्टैटिक्स जीके और बुक दी एंड, यानी कि फुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई? इसके बाद यानी कि कल इसकी और अंतिम क्लास आएगी, तो कल की क्लास के बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे। और साइंस की स्टार्ट जो करेंगे क्लास, अच्छे से पढ़ेंगे। और वो साइंस आपको जो आपके रेलवे वाले हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है भाई? SSC GD में तो पढ़ेंगे ही, और जब रेलवे की जो आपके बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं भाई, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, साइंस वाली क्लास को। तो आप लोग उस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है? तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना ये 40 क्वेश्चन आपको जो भी कराए, कुछ ना कुछ तो याद जरूर हुआ होगा। यदि आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हो क्लास में, तो कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी, कुछ ना कुछ तो याद जरूर हुआ होगा। और जब आप इसको दोबारा से रिवीजन करोगे तो और अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है भाई? और किसी भी चीज़ की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो भाई कमेंट करके पूछ लेना मेरे भाई। जब भी समय मिलेगा तो रिप्लाई जरूर मिलेगा सभी को। ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, सेशन कैसा लगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।